हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बाल विकास के हम लोग ने 1000 क्वेश्चनों का सेट करने का जो टारगेट रखा है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने इस केवल 75 क्वेश्चनों तक किया था। उसके आगे को इस पार्ट में आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। देखते हैं इस पार्ट में कितना हो पाता है। लगातार आपको एक के बाद एक पार्ट इसके मिलते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैच भी आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोग नहीं ज्वाइन किया, शिक्षक भर्ती सीजी टेट और सी टेट सभी के लिए है। 75 83 86 44 एक्सरसाइज इसमें आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा जल्दी से कवर करते हैं। डायरेक्ट पहुंचते हैं वहाँ। 75 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आगे बढ़ेंगे 76 से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही अपलोड होते जाए नेक्स्ट पार्ट आपको मिलते जाए। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, डायरेक्ट दूसरे पार्ट में आया, वो जाके पहला पार्ट देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहुंच गए 75 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। शिक्षा के प्रति मनोवैज्ञानिकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा था। अब हम लोग आते हैं 76। अगला क्वेश्चन यहीं से करते हैं स्टार्ट। चलिए, तैयार हैं आप लोग? लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा और जिन लोग बाद में देख रहे होंगे कमेंट में दे सकते हैं या अपने मन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो जो अधिगमकर्ता रहता है उसको कौन सा जो विधि है वो ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनात्मकवाद। तो कौन सबसे अधिक स्वतंत्रता दे देता है, तो ये सृजनशीलतावाद। ठीक है, सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 बहुत शानदार क्वेश्चनों का सेट है ना। आप लोग देखेंगे ना, 10 मिनट आप कम से कम समय दीजिए। आपको लगेगा कि पूरा देखना चाहिए और पूरा अंतिम तक देख के ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। तो किसने ये बोला है, कौन सा विचारक है जिसके अनुसार जो शिक्षा है वो व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, थार्नडाइक, प्लेटो। चलिए पता है क्या आंसर दीजिए। नहीं पता तो चलिए याद कर लीजिए, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के अनुसार ये बोला भी था, अंतर्दृष्टि वाला भी बोला था कि ये इसके अनुसार जो शिक्षा है वो व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को बाहर निकालने उभारने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। 78, चलिए क्या है क्वेश्चन। जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। ठीक है, बढ़िया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में कौन से स्तर में शामिल होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए, जब ये हाथ, पैर, आँख, कान के बारे में सोचते हैं तो किस में रहते हैं। तो आपको पता है ये क्या आता है, इंद्रिय जनित स्तर। इंद्रिय है ये। तो बच्चा जब अपने इंद्रियों के माध्यम से सोचता है, उससे जब काम करता है, आँख, कान, हाथ, तो ये सब आता है इंद्रिय जनित स्तर में। ठीक है, इंद्रिय जनित स्तर। आगे देखते हैं 79। फास्ट करेंगे ना, जल्दी जल्दी। पहला पार्ट नहीं देखे हो देख ही लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। तो आपको बताना है जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट तरीके से प्रकट कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान, खाली मनोविज्ञान नहीं बोला, शिक्षा शब्द जुड़ा है तो शिक्षा जुड़ा है मतलब ये शिक्षा वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब एकदम शानदार क्वेश्चनों का सेट है ना, बहुत शानदार। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के आप करें तो हमारा बैच भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो इनमें से किस सिद्धांत कार का ये सिद्धांत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो किसके अनुसार है ये, तो यह है मैस्लो के अनुसार। याद रखिएगा, मैस्लो ने क्या बोला है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैस्लो के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, ठीक है मोटिवेशन का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना,
इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करने, यही तो निगेटिव लग रहा है, प्रलोभन थोड़ी होगा बच्चों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करता है, यही निगेटिव लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा? अब सहसावस्था में है बच्चा छोटा 0 से 2 वर्ष, ठीक है, सहसावस्था। कहीं पे 0 से 3 वर्ष लेते हैं, वो उसके अनुसार वैज्ञानिक का नाम दिया है, क्या नाम है उसका देख लीजिएगा, ठीक है। मेन आपका लेना है 0 से 2 वर्ष सहसावस्था। इसके लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो आप सभी पता है ये सभी विधि का प्रयोग हम लोग सहसावस्था में बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं, चाहे मॉन्टेसरी विधि हो, खेल विधि हो, किंडरगार्टन विधि हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका? मैं आपको बोला था जो कथन वाले हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको कथन वाले देखने मिलेंगे। इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें भी बहुत सारे हम लोगों ने किए। तो कौन बोलता है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता है, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी। मैक्सडूगल, कोहल, वाटसन, पॉलो। तो किसने बोला था? तो ये आपको बोला था वाटसन ने, याद रखिएगा। वाटसन ने बोला था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार है ना, ऐसे नहीं कि जो नीचे लेवल के परिवार है जो इसमें शिक्षा का अभाव है, ऐसे पर नहीं। जो प्रगतिशील परिवार की बात करें, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधता, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि। एक नॉर्मल परिवार हो गया, एक प्रगतिशील परिवार हो गया, जो पूरे परिवार के लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें। वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनमें अपेक्षा कि कौन सा अधिक प्रेरक प्रबल होता है? तो कौन सा रहता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, डाउट रहेगा तो आप लोग इसको व्हाट्सअप में हम लोग का जो नंबर है व्हाट्सअप में, उसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट रहेगा आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं हमारे बैच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो इनमें से कौन सा एक तो ऐसा है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? चलिए जल्दी बताइए कौन सा है। तो कौन सा नहीं आता? आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है, ठीक है, आर्थिक वाला नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। असामान्य मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, खेल मनोविज्ञान होता है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान ये नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मनोविज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में बताना है आपको, बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास में क्या होता है ये बताना है। बाल विकास बोल रहे हैं ना, बालक पूरा जीवन तक तो नहीं बोलेगा, बाल विकास बोल रहे हैं। बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। इसको याद रखिएगा, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, लगातार बने रहिएगा, अंतिम तक आपको छोड़ना नहीं है ना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम से पहले मैं ये नहीं करा था, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करता आपको, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। चलिए अगला, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, CH हल, स्किनर। बताना इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, CH हल, स्किनर। चलिए बताइए कौन सा इनमें से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आपको पता है जो जॉन डीवी ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। बाकी वाटसन, CH हल, इसके तीनों मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कवर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक औसत बुद्धि के बालक की बात किया है, वो पढ़ने और समझने में उसको दिक्कत आ रहा है, पढ़ने में। तो पठन संबंधित क्या होता है? पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता गति समन्वय। तो पढ़ने में दिक्कत आए तो पठन संबंधी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यही तो आएगा ना इसका आंसर, ठीक है, डिसलेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है बोला है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षाविदों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो पशु के प्रयोग में कहाँ से आएगा भाई? ये सब तो सही है, इन सब में है, लेकिन नहीं बोला था तो इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी, पशुओं के प्रयोग से क्या मतलब है उसको, शिक्षा मनोविज्ञान को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 90।
सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? पावलोव, स्किनर, फ्रायड, यूंग। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया? जल्दी बताएंगे, आप लोगों को पता होगा तो। सामूहिक अचेतन का दिया है, यूंग के द्वारा दिया है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के कवर हो पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। चलेगा। एक जॉन डीवी, टिकनर या टीचनर भी बोलते हैं, कोफा, वाटसन। अब इधर उनके जो हैं उनको मिलाना है, गेस्टाल्ट, संरचना, कृत्यात्मक, व्यवहारवाद। चलिए मिलाइए, जल्दी मिलाइए आप लोग। 1 मिनट की इसका समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत फास्ट करेंगे ना, शायद ज़्यादा समय नहीं है। मिला लिए, कौन सा आंसर आ रहा है? चलेगा, अब इसको देखते हैं ना। चलिए आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए जॉन डिवी क्या है, ये ले रहा है आपका कृत्यवाद। जॉन डिवी का क्या है? कृत्यवाद। ऑप्शन नंबर सा है ना, कृत्यवाद। टीचनर का क्या है? टीचनर का है आपका संरचनावाद। कोफ्फा का क्या है? कोफ्फा का हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवाद। वाटसन का क्या है? व्यवहारवाद। ठीक है, यही तो आपको पता था ना, वाटसन का है व्यवहारवाद। तो इसी को ही देखते हैं आप लोग। वाटसन का व्यवहारवाद तो इसमें 2 ठुम दिया था, यहाँ पे दोनों फंसता। ठीक है, फिर आपको कोफ्फा का पता है, आपको कोफ्फा का गेस्टाल्टवाद है, तो इसी में तुरंत आपका आंसर आ जाता। ग का स, ग का अ है ना, गेस्टाल्टवाद, ये वाला फंस गया। ऑप्शन नंबर डी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, एक बार इसको अच्छे से मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन बराबर अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। जॉन डीवी का क्या है? कृत्यवाद है। टीचनर का क्या है? तो टीचनर का है आपका संरचनावाद है। कुफ्फा का क्या है? गेस्टाल्टवाद है। वाटसन का व्यवहारवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन 92। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और परिवहन दोनों से प्रभावित होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं ये बताना है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कौन सा सिद्धांत नहीं है बोला है ना। विकास वंशानुक्रम और परिवहन दोनों से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन को और एनालिसिस कीजिएगा, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा जब इसको एनालिसिस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए 92 का आंसर क्या आएगा। ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 92 का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। जल्दी बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सभी आंसर सही लग रहा है आपको। शिक्षण से भी है, शिक्षक से भी है, विद्यार्थी से भी है, कक्षा वातावरण से भी है। शिक्षा मनोविज्ञान सभी चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन इनमें से सभी दिया नहीं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट किससे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बताइए जल्दी। अच्छा, ऑप्शन में ई दे दिया था ना, ठीक, वही मैं बोला था। अब तो यही आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 94 देखेंगे। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक आपको एक प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो आपके में क्या होना चाहिए? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए क्या? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना? प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना? तो सबसे पॉजिटिव वाला कौन सा ऑप्शन, ये बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना पड़ेगा हमको, तभी हम एक प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक बन पाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षा के क्षेत्र में, एक सेकंड रुकिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम, सभी। व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 96 नंबर देखते हैं, पूरा दिन तो देखिएगा, मत छोड़िएगा ना, बहुत फास्ट करा रहे हैं।
अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया? पाउलो स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। आपको पता है प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। चलिए 97 देखते हैं। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। स्किनर व हल, टालमेन व गुथरी, हल व गुथरी, सभी। तो कौन सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता, ये बताना है आपको। तो देखिएगा ये सब, स्किनर ही तो मेन है पुनर्बलन वाला, तो ये तो मानेगा ही। हल भी है उनके साथ में, तो ये भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, टालमेन और गुथरी, ये नहीं मानते हैं सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन करेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी। अब यही फुल फॉर्म पूछ देता है टीएटी का, हिंदी में पूछेगा और ट्रांजिशन करके होता है, लेकिन आप इंग्लिश में, हिंदी में नहीं याद रखिएगा। इंग्लिश में तो आपको तो बगल में रहेगा, इंग्लिश में तो उससे पता चल जाता है, हिंदी आपका दे देता दिक्कत जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है? साइमंड, होल्टजमैन, मुर्रे, बैलक। तो टीएटी का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया? तो मुरे के द्वारा, याद रखेंगे, मुरे के द्वारा टीएटी का विकास किया गया है। चलिए 99 नया क्वेश्चन, सारे आपके बुक में नहीं होगा, आप लोग बताइएगा लास्ट में, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है क्या? थॉमस स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है? भाषा का विकास। व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण और पुनर्बनन का, अंतर्निहित योग्यताओं का, परिपक्वता का। तो भाषा में विकास का परिणाम क्या होता है? इसका सही अनुकरण और पुनर्बनन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पहुंच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षण प्रश्न, सहयोगियों से ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो ये नया क्वेश्चन होगा, आप लोग को अजीब लग रहा होगा थोड़ा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह निर्देशन। समान तत्व, शब्द समान तत्व निम्न में से किसका गहन संबंध रखता है? समूह निर्देशन से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित वह कौन सा है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साहचर्यवाद सिद्धांत से, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से। इंफॉर्मेशन प्रोसेस ये किस अधिगम से संबंधित है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस किससे संबंधित है? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो सबसे पॉजिटिव आपको देना है, तो सबसे पॉजिटिव कौन? ऑप्शन में डी ही लग रहा है ना। कभी कभी विद्यार्थी क्या त्रुटियां कर सकते हैं। अच्छा, इससे और पॉजिटिव ये वाला है ना, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। हाँ ठीक है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, जो गलतियां होती है वो प्रक्रिया का हिस्सा है। तो सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन। प्रयास और त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आपको पता है कि प्रयास और त्रुटि नियम थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन ये किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, सहचर्य परिवर्तन। तो किस क्रिया पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि का नियम। तो ये आपके बहुअनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, प्रयास और त्रुटि का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन व शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन। सभी सही है, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कौन है ये बताना रहता है आपको। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। अ ब स तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, अ ब स ये तीनों शिक्षार्थी के नाम है, ये तीनों अंग्रेजी पढ़ते हैं।
जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ का क्या है, विषय रोचक है और भावी जीवन में काम आएगा करके वो क्या पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है। अ का क्या टारगेट है कि जो अंग्रेजी है वो एकदम रोचक विषय है और भावी जीवन में काम आएगा। ब क्यों पढ़ रहा है, तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। स क्यों पढ़ता है अंग्रेजी, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए होने वाले ग्रेड प्राप्त हो, मतलब उत्तीर्ण है, हो गया है, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो करके। निष्पादन अपेक्षा निपुणता का सही क्रम बताइए। निष्पादन उपेक्षा निपुणता का सही क्रम। निष्पादन उपेक्षा निपुणता का सही क्रम बताना है। चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ब स अ। ठीक है, ब वाला सबसे पहले आएगा। निष्पादन क्या है, निष्पादन उपेक्षा आपका स है। और निपुणता पास होने की बात कर रहा है, उत्तीर्ण होने ग्रेड प्राप्त, निपुणता में आएगा अ। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको देखेंगे बाद में, इसको समझेंगे। अब इसको उल्टा बता दिया मैं, थोड़ा सा इसको मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसको समझने वाला है, अभी समय नहीं देना हमको, ज़्यादा क्वेश्चन करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनने चाहिए। इन तीनों को पढ़िएगा, उद्देश्य को जमाना है, निष्पादन के लिए, निष्पादन उपेक्षा और निपुणता में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको देखेंगे आप लोग, समय नहीं है अभी ज़्यादा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा हमारे बैच वाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा और बाकी लोग से डिस्कशन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शक्तियों का ध्यान केंद्रित किया है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किसने मेन फोकस किया था, कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, रूसो। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, तो रूसो ने है। ठीक है, चलिए अगला 107 नंबर, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है, अंतर्दृष्टि अधिगम, पुनर्वलन का, उद्दीपक अनुक्रिया का, समग्रकृत प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, समग्रकृत प्रत्यक्षीकरण का। समग्रकृत प्रत्यक्षीकरण है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। शारीरिक परिवर्तन बोला है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो शारीरिक परिवर्तन के लिए हम लोग अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, शारीरिक बोला है ना, शारीरिक के लिए हम लोग ऑप्शन में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, किस पे बल देता है ये बताना आपको। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्वलन पर, अधिगम सामग्री पर। तो जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस पे बल देता है, जल्दी बताइए। तो किस पे बल देता है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन पर। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है पुनर्बलन पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर, धीरे धीरे कवर करेंगे ही। आपका 1000 टारगेट अगर आप लोगों ने इसका पूरा कर लिया तो आपको बहुत बेहतर बन जाएगा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, समावेशी शिक्षा आपको देना है। अब उसमें भाषा शिक्षण के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास करना, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। चलिए बताइए, तो समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, क्रिया प्रसूत अनुकरण में पुनर्बलन निर्भर करता है। बताइए, क्रिया प्रसूत जो अभी क्या है उसमें पुनर्बलन क्या निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, या इन दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुक्रिया की प्रकृति पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन अनुक्रिया की प्रतिकृति पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया है, तो किसने दिया आपको बताना है विभिन्नता का नियम, डाल्विन ने, सोरेनसन ने, पावलॉ ने, कोई नहीं। विभिन्नता का नियम किसने दिया, जल्दी बताइए आप लोग। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो किसने दिया, डाल्विन ने। याद रखेंगे, विभिन्नता का नियम किसने दिया, डाल्विन ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन है। अगर कोई बच्चा धीरे धीरे बहुत धीमी गति से सीखता है तो उसके लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, कोहलर का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत और थॉमसन का सिद्धांत। चलिए बताइए,
जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो धीमी गति से जो सीखने वाले बालक रहते हैं उसके लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, जिसमें मेन सबसे उपयोगी अभ्यास का सिद्धांत, बार बार अभ्यास करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 नंबर, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो आपको बताना है 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, साहचर्यवाद संप्रदाय का। चलिए बताइए, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ है? जल्दी बताएंगे। तो 1912 में किसका? गेस्टाल्ट संप्रदाय का हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? क्रिया प्रसूत, याद रखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो आपको बताना, मैं बताया था कि आपको जो सिद्धांत वाला है, कथन वाले, वो आते हैं। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। जल्दी बताइए। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? करना सीखने के गतिक क्षेत्र से, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से, सीखने का भावनात्मक क्षेत्र से। तो सीखने का करना ये आपके सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित है। करना, कुछ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो करना आपके गतिक के अंतर्गत आता है, तो गतिक क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 118 नंबर, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोफ्फा के द्वारा, वर्दी मयकर के द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताएंगे। कोफ्फा द्वारा, वर्दीमर द्वारा, कोहलर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किन कौन कौन किया है? तो आपको चिंपांजियों के द्वारा जो प्रयोग है वो किसने किया है? तो कोहलर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चिंपांजियों पर प्रयोग किसने किया है? तो कोहलर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बताइएगा। बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। जल्दी बताइए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो विद्यालय और कक्षा में उसको हम लोग बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 करेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आपके टेस्ट बैच में डाला गया था, जिसमें बार बार इसमें आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, ऑप्शन चेंज करते रहते हैं इसमें। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, कक्षा में समयानुवर्ती हो, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करता हो, सुवक्ता हो। तो देखिए, इसका आंसर हमेशा क्या लिया जाता है? किसी में सुवक्ता लिया जाता है, अच्छा वक्ता हो लिया जाता है, किसी में बच्चों की कठिनाइयों को दूर करता हो लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर बच्चों की जो कठिनाइयाँ उसको दूर करना एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो सुवक्ता भी ये भी लेते हैं ना, अगर ये नहीं रहता ना, यहाँ ये वाला नहीं रहता तो इसको लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 121 नंबर, गेट्स के अनुसार, जो बिल गेट्स वाले हैं वही वाला गेट्स है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? बताइए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने के अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो बताना है आपको, सीखने के पठार के निराकरण के क्या नहीं करना चाहिए। नहीं शब्द बोला निगेटिव, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे दंडित करना चाहिए। कभी भी बच्चों को दंडित नहीं करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये निगेटिव है। ठीक है, चलिए अगला 123, चलिए पढ़ेंगे 123, जिस वक्र रेखा में
प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, शुरू में एकदम तीव्र रहेगा, बाद में क्रमशः मंद होती जाती है, मतलब ऐसे पहले बढ़ेगा फिर धीरे 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 बढ़ेगा, मंद होती जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उन्नोदर वक्र, नदोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा नहीं होती है, बताना है। तो शुरू में जो तीव्र रहेगा बाद में क्रमशः मंद होते जाती है। अच्छा, मंद होते जाएगी ना, ऐसे शुरू तीव्र रहेगा फिर ऐसे मंद होते जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उन्नोदर वक्र बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 124 1000 क्वेश्चनों का सेट का टारगेट है हम लोग का। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो कौन सा प्रथम सोपान? उत्तेजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 125 जल्दी जल्दी करें हम लोग ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएं। निम्नलिखित में कौन सा दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा इनमें से कौन सी नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, या दोनों, या दोनों नहीं, या एक या दो, ऐसे करके एक अथवा दो, या तो ये बोला है सी में, और डी में दोनों नहीं बोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन की अवस्था, ऑप्शन नंबर ए बस है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है बोला है? तो उद्दीपन की जो स्थिति ये आंतरिक दशा नहीं है, बाकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 126, संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संपत्तियों के निर्माण से। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है, ठीक है, इमोशन। क्वेश्चन नंबर 127, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोटिवेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। बताइए, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसका? आवश्यकता। भाई आवश्यकता ही विकास की जननी बोलते हैं, आवश्यकता ही आप मोटिवेट होंगे, ठीक है, अभिप्रेरणा आएगा आपको। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग होता है। चलिए 128 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी में। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होता है? तो होता है वो आपका इन सभी में। याद रखिएगा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन सभी में ये प्रभावी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, 129 नंबर क्वेश्चन। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है बताना है आपको। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, मोटिवेशन की बात करें अभिप्रेरणा। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अभिप्रेरणा क्या करता है? तो यही रुचि करता है, आपको नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? कोई छात्र है, उसकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिया जाता है आंसर। अब आप ये मत बोलिएगा कि अमीर छात्र, सही बात है, ज़्यादा पढ़ता है, या गरीब छात्र कम पढ़ता है, नहीं, ऐसा नहीं मानते। आदर्श रूप में पढ़ाई किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करती। बच्चा अगर कोई सुख सुविधा नहीं है तो भी वो अधिगम कर सकता है, पढ़ सकता है, इसीलिए किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये आंसर लिया जाता है आदर्श रूप में। इसको देखिएगा ध्यान से, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। बच्चा कहीं भी रहे सीख सकता है, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं डालता आर्थिक स्थिति सीखने में, ठीक है। चलिए अगला, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक किस मनोवैज्ञानिक बल दिया? स्किनर ने, हेगेटी ने, सिगमंड फ्रायड ने, थॉमसन ने। तो काम की प्रवृत्ति पर किसने बल दिया? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? बताइएगा, मुख्य नियम है कि सहायक नियम है कि गौण नियम है या उपरोक्त सभी है? तो आपको पता है तत्परता का नियम किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है?
किस नियम को सर्वाधिक प्रधानता दिया जाता है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, प्रभाव को? तो सबसे मेन इसमें माना जाता है अभ्यास को। ठीक है, चलिएगा 134 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? अधिगम का ठोस सिद्धांत कहाँ है ये? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थांडाई द्वारा, थॉटसन द्वारा? तो अधिगम का जो ठोस सिद्धांत ये थॉटसन के द्वारा, इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। अधिगम को ठोस सिद्धांत थांडाई लिया गया है, थोड़ा सा हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। होमवर्क लिख लीजिए, जल्दी से स्टार लगा लीजिए इस पर, एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा ये आंसर। ठीक है, हो सकता है यही होगा थांडाई द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के हर टॉपिक के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके एकदम परफेक्ट तैयारी, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, एक नंबर नोट कर लीजिए हम लोग का, जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल ले लीजिए। 75 83 86 44 61, ये हमारा नंबर आपके में सेव होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार कोई भी हेल्प चाहिए आप एनी टाइम इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 136। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। अस्पष्टता का नियम में कैसे विचार होता है? अस्पष्टता, कोई स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट विचार होते हैं क्या? अस्पष्ट सामान्य उपयोग में से कोई नहीं। अस्पष्टता के नियम में स्पष्ट विचार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट विपरीत आता है। अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तब जाकर कवर होगा। सन 1879 में वुंड ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के लिए आरंभ किया था? 1879 में वुंड ने कौन सी विधि शुरू किया है? जीवंत वित्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली, मनोविश्लेषण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। याद रखिएगा 1879 वुंड ने प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर बी को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में आरंभ किया था। चलिए 138 नंबर देखते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता, अधिगम। तो क्या बोला जाता है उसको? ये बोला जाता है ऑप्शन सी, अधिगम। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में हमारा परिवर्तन लाता है वही तो अधिगम है। ठीक है, वही अधिगम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत कैसा होता है? आदत किसके अंतर्गत आता है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति, उपरोक्त सभी। तो जो आदत होती है वो आदत आते हैं आपके पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो जो आदत होती है वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, ये क्या है? ये तीनों को बताना है। संज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदात्मक अधिगम। ये अधिगम के प्रकार है, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है, अधिगम का स्थानांतरण है। बताइए, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये अधिगम के प्रकार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कौन कौन से प्रकार आपको तीनों याद रखना है? ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस सेट में भी इस सीरीज में भी 75 कर लेते हैं, 75 75 150 तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, फिर अगला पार्ट में देखेंगे। 141 BF स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? तो सबसे पहले तो यही पूछेगा टेंटोफोन किसका है, तो ये BF स्किनर का है। ठीक है, स्किनर का है BF टेंटोफोन। और ये टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थान का, उपरोक्त सभी का। जल्दी बताएंगे, टेंटोफोन के बारे में पढ़ेगा? नहीं पढ़े ना, चलिए पढ़ लीजिए अभी। व्यक्तित्व का ये मापन करता है या आकलन करता है। तो देखिए BF स्किनर के द्वारा क्या दिया है? टेंटोफोन दिया गया है जो आपके व्यक्तित्व का आकलन करता है। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले तो नाम ही इनका पढ़ें। N.A. क्राउडर ये किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमिक अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन के, उपरोक्त सभी के। तो आपको बताना है किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक है N.A. क्राउडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 143 साइमन विने के अनुसार बुद्धि क्या है?
बताइए, साइमन विने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि क्या होती है? पहचानने और सुनने की शक्ति। केवल वाला तो आता ही नहीं, आपको पता ही, निगेटिव में आ जाता है केवल शब्द। ठीक है, तो साइमन विने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पहचानने और सुनने की शक्ति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 144। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऐसा क्या गतिविधि कराए कि समस्या समाधानकर्ता बना पाए बच्चों को विविध प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। बहुत अच्छा, पॉजिटिव तो है, यही तो लग रहा है। पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देख के लिखने के लिए प्रोत्साहित। उत्तर देख के लिखेगा बच्चा, क्या बनेगा? सभी समस्याओं को हल प्रदान करना, जो छात्रों के सामने खड़ी हो तो हल खुद कर देगा, तो बच्चा क्या करेगा? समस्याएं हल करने, पुरस्कार देने। ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 145। छात्रों के बीच व्यक्तिगत जो भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। व्यक्तिगत जो भेद करना है बच्चों में, शिक्षा के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या एक या दो। इससे सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, शिक्षा के कई तरीकों के द्वारा हम लोग भेद कर सकते हैं, या आकलन के कई तरीकों के द्वारा हम लोग बच्चों में व्यक्तिगत भेद कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा ऐसा है, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, चलिए 146। खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवांशिकता पर्यावरण, अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों, तो आपको पता है यही आंसर मिल रहा। अनुवांशिकता पर्यावरण, इन दोनों व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 147। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हैं। बताइए, बाहरी अभिप्रेरणा मतलब आपके अंदर से नहीं आएगा, वो कुछ लालच देंगे या कुछ बाहर से आएगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में क्या शामिल आपको बताना है? प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। जल्दी बताइए, बाह्य अभिप्रेरणा, बाहर से मोटिवेशन मिलेगा आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चारों। ये चारों बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, ये चारों आपके बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलेगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम जो परीक्षण है वो खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है। रेवेन के द्वारा दिया गया है आरपीएम परीक्षण, नाम याद रखिएगा। रेवेन का आरपीएम परीक्षण, वो किसका परीक्षण है? मौखिक बुद्धि लब्धोक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक, गैर समूह बुद्धि लब्धोक या व्यक्तित्व। ठीक है, जल्दी बताइए। तो रेवेन ने जो दिया आरपीएम परीक्षण, वो किसका है? तो वो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 150 ही कर लेते हैं इस पार्ट में, 75 का चल रहे हैं, तो फिर अगला पार्ट अपलोड होगा तो मिलेगा। ठीक है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, ये दोनों गलत लग रहे। सीखना कौशलों के संचयन के समान है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। तो कौन सा सबसे सही है? बताइए, जल्दी बताइए। सीखने के बारे में 149 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। चलिए 150 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 150 कर लेते हैं, 75 उसमें किया, 75 इस पार्ट में, अगले पार्ट में फिर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही अगला पार्ट आते जाए आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? इनमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देशन। तो कौन सी विधि है जो सीखने के लिए सक्षम बनाती है? सबसे बढ़िया बताइए इनमें कौन सा विधि सबसे बेस्ट रहेगा सीखने के लिए? तो सबसे बेस्ट विधि आपका संवाद विधि, कन्वर्सेशन। बच्चे कन्वर्सेशन करेंगे तब वो सीखने के लिए जल्दी से सक्षम बनेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में भी 75 पहले पार्ट में किए थे, फिर 75 से इस पार्ट में अभी 150 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार एक के बाद एक चलते जाएगा। आपको लगातार पूरा सीरीज कंप्लीट करना है। आपको 1000 प्लस क्वेश्चन कैसे भी करके बाल विकास का कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपके आगामी जो भी एग्जाम रहेंगे आगे वो सब सबसे बेस्ट आपका इसमें बनेगा। ठीक है, एक पकड़ बनेगा। और आप चाहते हैं इसी प्रकार के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के क्वेश्चन करना, तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर रही है, क्योंकि बाद में आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 नंबर से चूक गए तो आपको
बस बाद में समस्याएं ही होगी, आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि काश ज्वाइन कर लिया रहता, ताकि हर टॉपिक वाइज मेरा आकलन हो जाता, मेरे को पता चल जाता कि किस टॉपिक में मेरा कमी है, उस टॉपिक को मैं दूर कर लेता। तो लाखों रुपये खर्चा किए हैं डीएड बीएड में, तो आप तो 400-500 रुपये नहीं देखना है। हम लोग का बैच आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए रहता है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत बैच ज्वाइन कीजिए और तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाखों रुपये खर्चे के एक बार हमारे रणनीति को समझिए, भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। 200 प्लस चयन हुआ तो 2023 भर्ती में कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पूरा आपका एनालिसिस है, आप एनालिसिस हमारे बैच के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।